अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं यूरिन एनालिसिस के ऊपर। सो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम लोग यूरिन को इसकी कंपोजिशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसकी बायोकेमिकल टेस्टिंग खास तौर पे यूरिन की माइक्रोस्कोपी यानी हर वो एस्पेक्ट जो कि हमको मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या फिर यूरिन की मदद से किसी भी बीमारी को तशखीस करने में जो चीज़ हमें हेल्पफुल साबित होती है उसको हम लोग फंडामेंटल लेवल के ऊपर अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं यूरिन एनालिसिस को। सो व्हाट इज़ यूरिन? तो अगर यूरिन की बात करें, सो गाइज यूरिन एज वी नो इट इज़ अ लिक्विड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, ठीक है, विच इज़ नॉर्मली प्रोड्यूसेस बाय हायर एनिमल्स। यानी जितने भी हायर एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल जो मेमल्स हैं, राइट, दे आल्सो दे प्रोड्यूस यूरिन। सो एज वी नो कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, अगर बिल्कुल बेसिक के ऊपर बात करें, सो अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो एज वी नो कि वो अपना मेटाबॉलिज्म कैरी करता है। सो उस मेटाबॉलिज्म की कैरी करने में कुछ इस तरह की चीज़ें वो प्रोड्यूस करता है जो कि उसकी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, जो कि उसकी बॉडी के लिए क्या होती हैं, हार्मफुल, राइट। और उस हार्मफुल सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, राइट। अच्छा, जो इस वेस्ट प्रोडक्ट की अगर बात करें तो इसमें सबसे कॉमन जो है वो होता है अमोनिया। एज वी नो के जो प्रोटीन है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अमाइन, NH2 ग्रुप, राइट। लेकिन चूंकि जब वो प्रोटीन कैटाबोलाइज होता है तो ये अमाइन निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, विच इज़ वेरी हार्मफुल एंड वेरी टॉक्सिक इन नेचर, ठीक है, टॉक्सिक। तो वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्या करता है, वो उस अमोनिया को अपनी बॉडी से या फिर अपने सेल से, अगर वो यूनिसेलुलर है, बाहर निकालने की कोशिश करता है। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, यानी द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट आउट द हार्मफुल और वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स सेल या तो इट्स बॉडी। दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? यस, इज नोन एज एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, राइट। इसी तरह से ह्यूमंस के अंदर या फिर हायर एनिमल्स के अंदर जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो है वाया यूरिन। असल में यूरिन के ज़रिए से हम लोग या फिर तमाम के जो बड़े जानदार या फिर जो हैवी एनिमल्स या फिर जो मैमल्स होते हैं या फिर जो हायर एनिमल्स होते हैं, वो अपनी बॉडी से एक्सेसिव वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सेसिव वेस्ट, ठीक है, प्लस एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, मिनरल्स, सॉल्ट्स, यानी हर वो चीज़ जो कि उनकी बॉडी में इजाफी है, उनको नीड नहीं है, वो अच्छा, नीड के साथ साथ वो चीज़ हार्मफुल भी है इन द केस ऑफ एक्सेसिव वेस्ट, ठीक है, वो अपनी बॉडी से उसको रिमूव करते हैं। और वो जिस ज़रिए से रिमूव करते हैं इन हायर एनिमल्स, वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वेस्ट होता है। और उस लिक्विड वेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग यूरिन कहते हैं। सो व्हाट इज़ यूरिन? यूरिन इज़ अ लिक्विड वेस्ट विच इन टर्म्स, यानी विच कंटेन्स बेसिकली एक्सेसिव वेट्स, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स, एक्सेसिव मिनरल्स, एक्सेसिव सॉल्ट एंड वन थिंग मैं यहाँ पर भूल गया, ऑफ कोर्स एक्सेसिव वाटर। क्योंकि अगर यूरिन की कंपोजिशन के ऊपर बात करें, सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि ये आपके सामने यूरिन की पूरी कंपोजिशन है। एज यू कैन सी कि इसमें आपके पास 90 टू 96%, यहाँ पर आपके पास 95% वाटर दिया गया है, लेकिन यूरिन कंटेन 90 टू 96% ऑफ वाटर। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें आपके पास यूरिन में नॉर्मली प्रेजेंट होती हैं, यानी एक नॉर्मल इंसान की यूरिन में उसके प्रोटीन्स के अलावा और उसके मैक्रोमोलिक्यूल्स के अलावा जो छोटी छोटी चीज़ें उसमें उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, फॉर एग्जांपल सॉल्ट्स, कैल्शियम, पोटेशियम, इसके अलावा यूरिया, क्रिएटिन, ठीक है, वो तमाम के तमाम इस यूरिन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी ये आपकी जनरल कंपोजिशन यूरिन की, ठीक है। अच्छा, सो अगर बात करें कि हमारे अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो कौन सा है, सो इट इज़ यूरिया। अगर उसको हम लोग यहाँ पर स्केच करें, सो यूरिया इज़ व्हाट? यूरिया इज़ NH2 combined with carbon, and carbon is then again combined with NH2 and the carbon is carbonyl with oxygen. सो ये आपके पास यूरिया का स्ट्रक्चर है। अच्छा, एक और बात, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उन सब के अंदर अमोनिया ही प्रोड्यूस होती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। लेकिन एक बात यह है कि अमोनिया बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक का मतलब ऐसी चीज़ जो कि आपके लिविंग सिस्टम को हार्म पहुंचा सकती है। तो हायर एनिमल्स क्या करते हैं? हायर एनिमल्स इस अमोनिया को लेके जाते हैं लिवर के अंदर। लिवर के अंदर वो एक खास किस्म का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं, उसको आप लोग कहते हैं यूरिया साइकिल। उस यूरिया साइकिल में क्या होता है? उस यूरिया साइकिल में ये अमोनिया कन्वर्ट होता है इनटू यूरिया, राइट। अच्छा, जब अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो तो आपको पता है कि इस प्रोसेस में अमोनिया की टॉक्सिसिटी कितनी कम हुई? इट इज़ ऑलमोस्ट 1 लाख टाइम्स, 1 लाख टाइम, यानी 1 लाख गुना टॉक्सिसिटी कम हुई व्हेन अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि अमोनिया यूरिया से 1 लाख गुना ज़्यादा जहरीला है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं इनटू यूरिया टू डिक्रीज द टॉक्सिसिटी, और इससे हमारी बॉडी का जो हार्म पहुंचाने का जो एक्सेंट या फिर एक्सटेंट होता है वो कम हो जाता है। सो दैट्स वाई हमारे अंदर जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है मोस्टली,
जो कि 2% है। यूरिया कितना होता है हमारी यूरिन के अंदर? आवर यूरिन कंटेन अप टू 2%, यानी 2% हमारे अंदर यूरिया होता है, ठीक है। सो इस यूरिया साइकिल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं और उससे हम लोग अमोनिया की जो टॉक्सिसिटी है उसको 1 लाख टाइम्स, ये क्या हुआ है, ये टॉक्सिसिटी डिक्रीज हुई है, चाहिए, इट इज़ डिक्रीज अप टू 1 लाख टाइम्स बाय द प्रोसेस ऑफ यूरिया साइकिल। सो अगर यूरिन के अंदर जो हमारा, अच्छा एक और बात, यूरिन के अंदर जो हमारा वेस्ट, अगर उसको देखा जाए कि कौन कौन से वेस्ट मटेरियल हमारे पास होते हैं, वेस्ट मटेरियल, ठीक है, अगर उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र रखी जाए तो एक तो है हमारा यूरिया फॉर श्योर है और वो अप टू 2% है, ठीक है। इसके अलावा अमोनिया भी प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जो अमोनिया है वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में, कुछ बच भी जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका हो सकता है इसके अंदर क्रिएटिन एंड वन मोर थिंग विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और आगे जाके इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, विच इज़ यूरिक एसिड इज़ आल्सो प्रोड्यूस इन हाई कंसनट्रेशन समटाइम्स, और ये जो यूरिक एसिड की हाई कंसनट्रेशन अगर ये हाई हो जाता है सो इट कॉज किडनी स्टोन्स। तो आगे जाके इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ये है हमारे पास वो तमाम के तमाम वेस्ट मटेरियल जो कि यानी नाइट्रोजीनियस वेस्ट। एक और बात, ये जो मैं वेस्ट मटेरियल कह रहा हूँ इसको आप लोग सब्सटीट्यूट कर दें नाइट्रोजीनियस वेस्ट से, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, क्योंकि वेस्ट मटेरियल कुछ और भी होता है ना, मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू भी एक वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, वो अलग है, और ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट अलग है। सो बेसिकली यूरिन इज अ वे ऑफ एक्सक्रीटिंग आउट द नाइट्रोजीनियस वेस्ट, नॉट दैट काइंड ऑफ वेस्ट, मतलब जो वो स्टूल की बात नहीं की गई यहाँ पर, नाइट्रोजीनियस। बिकॉज अगर आप देखें तो अमोनिया के अंदर भी आपके पास नाइट्रोजन है, यूरिया को देखें तो आपके पास दो नाइट्रोजन हैं, यूरिक एसिड के अंदर भी तो आपके पास वहाँ पर भी नाइट्रोजन होती है, क्रिएटिन के अंदर भी नाइट्रोजन होती है। तो ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं। इसके अलावा अगर फर्दर डिस्कस करें कि यूरिन के अंदर क्या क्या हो सकता है, सो गाइस यूरिन के अंदर आपके और भी एक्सेसिव चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव समटाइम्स वी गॉट प्रोटीन्स, ठीक है, समटाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स भी आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और समटाइम्स इन रेयर केस हमारे पास सेल्स भी आना शुरू हो जाते हैं। वो आगे जाके डिस्कस करेंगे जब हम लोग पर्टिकुलरली बायोकेमिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे यूरिन का कि वाई डज द सेल कम्स, लेकिन ये चीज़ें भी आ जाती हैं, ETC यानी और भी बहुत सारी चीज़ें, इवन समटाइम्स हार्मोन्स भी आ जाते हैं। टिपिकली हार्मोन्स जब हम लोग डिटेक्ट करते हैं तो खास तौर पे प्रेगनेंसी के प्रोसेस के अंदर आप हार्मोन्स ही डिटेक्ट कर रहे होते हैं इनसाइड यूरिन, प्रेगनेंसी। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार है तो उसके अंदर हम लोग T3 एंड T4 जो थायराइड हार्मोन्स उनको भी डिटेक्ट कर रहे होते हैं इनसाइड द यूरिन। तो ये है थोड़ी सी जनरल कंपोजिशन के यूरिन क्या है, उसकी जो कंपोजिशन हम लोगों ने पीछे ऊपर पिक भी देखी, हम लोगों ने उसको अच्छी तरह से फोकस किया कि यूरिन की जो कंपोजिशन है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। अब आइए कुछ कैरेक्टर्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अब बायोकेमिकल पाथवे की तरफ मूव करेंगे। सो अगर हम लोग देखें कि यूरिन का कलर के ऊपर बात करें कि बेसिकली यूरिन का कलर है वो इट इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव इन अवर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा है जो कि डिहाइड्रेटेड है, उसके अंदर उसकी बॉडी के अंदर पानी की कमी है, तो उसकी यूरिन का जो कलर होगा वो होगा डार्क येलो, ठीक है। अच्छा वन मोर थिंग, यूरिन बेसिकली इट इज इटसेल्फ अ कलरलेस सब्सटेंस, ठीक है। यूरिन क्या है, ये खुद एक कलरलेस सब्सटेंस है, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस विच इज नोन एज अ यूरोबाइलिन, यूरोबाइलिन असल में प्रोड्यूस होता है बाय द ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, और ये जो यूरोबाइलिन है ये असल में येलो कलर का होता है। सो बेसिकली आपके यूरिन को जो येलो कलर मिलता है वो किससे मिलता है, वो यूरोबाइलिन से मिलता है। अच्छा एक और बात, यूरिन का जो कलर है वो मैंने जिस तरह से बताया कि वो हाईली डिपेंडेंट होता है डिहाइड्रेशन के ऊपर, यानी वाटर कंटेंट के अंदर, यानी आपकी बॉडी कितनी हाइड्रेटेड है। अगर आप हाइड्रेटेड हैं तो आपका यूरिन ऑलमोस्ट कलरलेस होता है। आप इसको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 2 गिलास पानी पिए, उसके बाद आपको यूरिन आएगा, वो बहुत लाइट इन कलर होगा या ऑलमोस्ट वो वाइट हो। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल पूरे दिन पानी नहीं पीते हैं, यानी आप डिहाइड्रेटेड हैं, तो उस सेंस में आपका यूरिन है उसका कलर होगा डार्क येलो, ठीक है। इसके अलावा यूरिन का जो कलर है वो डिपेंड करता है और भी डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आपके यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हीमेटोयूरिया। इसके अलावा जो यूरिन का कलर है वो हाईली डिपेंडेंट है डिफरेंट न्यूट्रिशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप लोग डिफरेंट किस्म की अगर फॉर एग्जांपल सब्जियां खाते हैं, फॉर एग्जांपल गाजर आप लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो आपका जो यूरिन है वो बिकॉज ऑफ द हाई पिगमेंटेशन ऑफ दैट कैरोट वो हल्का सा लाइट पिंक कलर का हो सकता है। और भी इसके अलावा डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, उसके ज़रिए से भी आपका यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। सो ये था आपका यूरिन के कलर के ऊपर। वन थिंग आपको याद रखनी है, यूरिन इज इटसेल्फ कलरलेस। येलो कलर जो यूरिन में होता है वो किस वजह से होता है, वो होता है बिकॉज ऑफ यूरोबाइलिन, ठीक है। और इसके अलावा यूरिन का जो कलर है वो हाईली डिपेंडेंट होता है हाइड्रेशन के ऊपर। अगर पानी आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो आपकी जो
यूरिन का कलर है वो लाइटिश हो जाता है, और अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो वो कंसनट्रेटेड येलो हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर यूरिन की ऑर्डर के ऊपर बात करें तो यूरिन इज़ ऑर्डरलेस, मतलब यूरिन की कोई स्मेल नहीं होती, ना ही यूरिया की ना ही वाटर की, एज यू नो कि वाटर की तो स्मेल होती नहीं है, और ना ही उसके अंदर जितने भी सॉल्ट्स मिनरल वगैरह होते हैं उनकी कोई स्मेल नहीं होती। लेकिन अगर आपके यूरिन में स्मेल आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी किस्म के डिसऑर्डर्स का शिकार हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कहते हैं आपका यूरिन, अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी किस्म का इशू है, तो होता कुछ यूँ है कि जब आप यूरिन सैम्पलिंग होती है आपकी, उसको आगे जाकर डिस्कस करेंगे वो भी किस तरह से होती है। तो आपके यूरिन को थोड़ी देर के लिए रखा जाता है, यानी आपने यूरिन किया, उसको थोड़ी देर के लिए ओपन एयर में 10 से 15 मिनट के लिए रखा जाता है। अगर उस दौरान 15 मिनट के वक्फे के बाद अगर आपके यूरिन से बू आती है तो उसका मतलब होता है कि आपका के अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन है, क्योंकि होता कुछ यूँ है कि अगर आपके अंदर इन्फेक्शन है तो आपके यूरिन में क्या होंगे, पैथोजेंस होंगे, और वो पैथोजन शायद हो सकता है कि यूरिया को यूज़ करें फॉर द नाइट्रोजन सोर्स, और जब उसको ब्रेक करेंगे यूरिया को इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहाँ से अमोनिया की हल्की सी स्मेल आ सकती है, विच शोज दैट कि वहाँ पर आपको यूआईटी इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। बट नॉर्मली यूरिन इज ऑर्डर लेस। इसके अलावा और भी डिफरेंट किस्म की मेटाबॉलिक कंडीशन में यूरिन की ऑर्डर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, मतलब जो शुगर के मरीज होते हैं, उनके यूरिन की जो स्मेल होती है वो थोड़ी सी स्वीटर होती है, यानी हल्की सी मीठी मीठी स्मेल होती है, ठीक है। अगर इसके अलावा यूरिन की डेंसिटी के ऊपर बात करें, यूरिन की कितनी डेंसिटी है, इन नॉर्मल कंडीशन यूरिन की डेंसिटी होती है 1.003 टू 1.035। अगर पीएच के ऊपर बात करें तो इट इज़ 5.5 से लेकर 7 तक, यानी एट एन एवरेज ये होता है 6.2। लेकिन डिफरेंट सिचुएशंस में ये पीएच जो है वो चेंज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर एन अल्कोहलिक कंज्यूमर, यानी अगर आप शराब पीते हैं तो उसके नतीजे में भी आपका जो यूरिन का पीएच है वो चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप कोई सब्जियां वगैरह खा रहे हैं, उसके नतीजे में भी आपके यूरिन का जो पीएच है वो भी चेंज हो सकता है। सो दैट्स वाज इट अबाउट द यूरिन एनालिसिस के यूरिन इटसेल्फ क्या है और इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। अब आइए मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द बायोकेमिकल टेस्टिंग। सो अब आइए डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री ऑफ यूरिन को, यानी कि हम लोग यूरिन को बायोकेमिस्ट्री में या फिर किसी किस्म की मर्ज़ की तशखीस के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो बायोकेमिस्ट्री ऑफ यूरिन में हमारे पास दो किस्म के डिफरेंट किस्म के टेस्ट आते हैं। एक को आप लोग कहते हैं डिपस्टिक टेस्ट और एक को आप लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं डिपस्टिक टेस्ट को। सो बेसिकली जो डिपस्टिक्स टेस्ट हैं ये असल में कुछ इस तरह के टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस वाया अ फिनोमेना ऑफ कलर चेंज, ठीक है। एंड वी यूज़ डिफरेंट कलर चेंजिंग स्ट्रिप्स। हमारे पास छोटी सी रॉड्स होती हैं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन के आपके पास स्ट्रिप्स की डायग्राम है। सो इसमें हमारे पास कुछ क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस लगे होते हैं जो कि किसी खास चीज़ के साथ कांटेक्ट में आकर अपना कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। और जब वो कलर चेंज करते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि आया वो चीज़ प्रेजेंट है या नहीं है। अब हमारे पास जो डिपस्टिक टेस्ट हैं ये सबस्टेट टू सबस्टेट वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने यूरिन में ब्लड को डिटेक्ट करना है वो भी अवेलेबल है, आपने यूरिन में बिलीरुबिन को डिटेक्ट करना है वो भी अवेलेबल है। इस तरह से डिफरेंट किस्म के हमारे पास 7 से 8 एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम लोग डिपस्टिक टेस्ट में हम लोग डिटेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू वांट टू डिटेक्ट द ब्लड, सो असल में आप क्या करेंगे, आपके पास एक किस्म की डिपस्टिक या फिर स्ट्रिप होगी, ठीक है। उसके ऊपर आपके पास लगा होगा H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड और प्लस एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस यानी एक डाई लगा होगा। सो जो हीमोग्लोबिन है, एज वी नो कि अगर वो यूरिन के अंदर ब्लड है तो ब्लड में क्या होगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आल्सो एक्ट एज पर ऑक्सीडेज बाय इट्स नेचर, मतलब वो पर ऑक्सीडेज की यानी ऑक्सीडेज एंजाइम की एक्टिविटी भी, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी वो कैटाबोलाइज करने की सलाहियत रखता है। और जब वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैटाबोलाइज कर देगा तो वो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कैटाबोलाइजेशन है इट चेंज द कलर ऑफ दैट क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, और वो कलर चेंज आपको बता देगा कि ब्लड भी प्रेजेंट है। इसी तरह से अगर आप बिलीरुबिन को डिटेक्ट करना चाहते हैं, नाउ बिलीरुबिन इज अ पिगमेंट विच फॉर्म्स इनसाइड द लिवर व्हेन हीमोग्लोबिन ब्रेक्स डाउन। तो दो पिगमेंट बनते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन को अगर आप डिटेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग एक स्ट्रिप लेंगे जिसके ऊपर डाई एजोटाइजेड डाई क्लोरो एनालाइन लगा होगा। व्हाट सो अगर आप बिलीरुबिन को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग एक इस तरह की स्ट्रिप लेंगे जिसके ऊपर एक सबस्ट्रेट लगा होगा जिसको आप लोग कहेंगे डाई एजोटाइजेड डाई क्लोरो एनालाइन। तो जब वो डाई एजोटाइजेड डाई क्लोरो एनालाइन रिएक्ट करेगा बिलीरुबिन के साथ तो वो अपना कलर चेंज कर देगा और वहाँ से आपको ये भी पता लग जाएगा कि बिलीरुबिन प्रेजेंट है। इफ़ यू वांट टू डिटेक्ट द कीटोन बॉडीज इनसाइड यूरिन, नाउ व्हाट इज कीटोन बॉडीज? कीटोन बॉडीज आर सच सब्सटेंस सच मॉलिक्यूल्स व्हिच कंटेन कीटोन, यानी कार्बन के साथ कार्बोनाइल लगा होगा तो आप लोग उसको कीटोन कहेंगे। अच्छा, तो इसको आप लोग किस तरह से डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। होगा कुछ यूं कि आपके यूरिन के अंदर अगर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होंगी तो उसके अंदर आप लोग एक स्ट्रिप डालेंगे जिसके ऊपर लगा होगा एक सब्सटेंस जिसको आप लोग कहेंगे नाइट्रोपोसाइड। नाइट्रोपोसाइड जब वो नाइट्रोपोसाइड रिएक्ट करेगा कीटोन बॉडीज के साथ तो अपना कलर चेंज कर देगा।
मतलब आपको वहाँ से भी डिनोशन मिल जाएगी कि कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है। नाउ व्हाट इज कीटोन बॉडीज एंड व्हाई इट इज प्रोड्यूस्ड, आप सवाल कर सकते हैं ना, मतलब क्यों ये, इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये डिपस्टिक टेस्ट के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर एक चीज़ प्रेजेंट है तो वो क्या डिनोट कर रही है, ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे, डोंट फिकर। अच्छा, इफ़ यू वांट टू डिटेक्ट प्रोटीन, तो आप लोग एक इस किस्म की डिपस्टिक टेस्ट यूज़ करेंगे जिसके ऊपर लगा होगा टेट्रा ब्रोमोफिनोल। क्या लगा होगा? टेट्रा ब्रोमोफिनोल। जब आप उस स्ट्रिप को उस यूरिन के अंदर डालेंगे तो अगर आप वहाँ पर प्रोटीन होगा तो प्रोटीन रिएक्ट करेगा विद टेट्राब्रोमोफिनोल, और वहाँ पर वो जो टेट्राब्रोमोफिनोल है इट विल चेंज इट्स कलर और आपको आसानी से डिटेक्शन मिल जाएगी। इफ़ यू वांट टू डिटेक्ट ग्लूकोज, ठीक है, सो ग्लूकोज का एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, उसकी जो स्ट्रिप होती है वो भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। असल में उसके ऊपर होता है एक एंजाइम ग्लूकोज ऑक्सीडेज। ग्लूकोज ऑक्सीडेज ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा इनटू ग्लूकोनिक एसिड प्लस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ उसी के ऊपर यानी उसी स्टेप के ऊपर प्रेजेंट एक सब्सटेंस पोटेशियम आयोडाइड एक्ट करेगा। देन हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पर एक और एंजाइम प्रेजेंट होगा विच इज ऑक्सीडेज ऑन द स्ट्रिप। एक बात याद रखिएगा, ग्लूकोज ऑक्सीडेज और ऑक्सीडेज एंजाइम ये दो अलग हैं और ये दोनों प्रेजेंट होते हैं उसी स्टेप के ऊपर। ग्लूकोज ऑक्सीडेज ने ग्लूकोज को तोड़ दिया इनटू ग्लूकोनिक एसिड एंड H2O2, एंड ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करेगा, H2O2 को कन्वर्ट कर देगा इनटू इट्स मेटाबोलाइट्स। और जब वो उसको ब्रेक डाउन करेगा H2O2 को, एज वी नो कि वो ऑक्सीडेज करता है, तो वहाँ पर एक और सब्सटेंस प्रेजेंट होगा पोटेशियम आयोडाइड। और जब इसका इंटरेक्शन, ये पोटेशियम आयोडाइड का इंटरेक्शन होगा H2O2 के कैटाबोलाइज सब्सटेंस के साथ, तो वो जो पोटेशियम आयोडाइड है वो अपना कलर चेंज कर देगा। कलर कौन चेंज करेगा? पोटेशियम आयोडाइड। एक बात याद रखिए, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग उसकी ल्यूकोसाइड वगैरह आपने चेक करना है कि एक पर्टिकुलर यूरिन में, एक यूरिन सैंपल में ल्यूकोसाइड हैं, तो असल में जो ल्यूकोसाइड हैं या फिर आप उसको पस सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, तो ये आप लोग डिटेक्ट कर सकते हैं वाया अ पर्टिकुलर प्रोसेस के आप एक इस तरह की स्ट्रिप उसके अंदर डालेंगे। जब आप स्ट्रिप अंदर डालेंगे तो स्ट्रिप के ऊपर एक चीज़ लगी होगी नेफ्थोल ASD क्लोरोएसीटेट, ठीक है। अच्छा, एक और बात, ल्यूकोसाइड्स के पास एक एंजाइम होता है ईस्टरेज, ठीक है, जो कि इस नेफ्थोल ASD क्लोरोएसीटेट को कन्वर्ट कर देता है इनटू अनदर सब्सटेंस जो कि रिएक्ट करता है डायएजोनियम सॉल्ट के साथ। अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। नेफ्थोल ASD क्लोरोएसीटेट वाज प्रेजेंट ऑन स्ट्रिप। स्ट्रेस एंजाइम वाज प्रेजेंट इनसाइड द ल्यूकोसाइड। अगर वो यूरिन में प्रेजेंट है तो स्ट्रेस क्या करेगा, स्ट्रेस कन्वर्ट कर देगा इनटू नेफ्थोल ASD क्लोरो एसीटेट को इनटू अ सब्सटेंस जो कि रिएक्ट करेगा डायएजोनियम सॉल्ट के साथ। नाउ डायएजोनियम सॉल्ट भी कहाँ होगा? उसी स्ट्रिप के ऊपर, ठीक है। और जब वो रिएक्ट होगा तो वहाँ पर आपको कलर चेंज मिल जाएगा। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू डिटेक्ट एस्कॉर्बिक एसिड, तो यानी विटामिन सी को, असल में विटामिन सी को जब आप क्या कहते हैं डिटेक्ट कर रहे होते हैं वाया डिपस्टिक टेस्ट, तो उसके ऊपर आपकी जो स्ट्रिप होती है वो ऑलरेडी कलर्ड होती है, ठीक है। अच्छा, जब वो स्ट्रिप आप लोग विच इज़ ऑलरेडी कलर्ड जब आप यूरिन में डालेंगे जहाँ पर आपको खदशा है कि विटामिन सी प्रेजेंट हो सकता है, तो विटामिन सी एक काम करता है, वो ये काम करता है कि वो उस कलर्ड सब्सटेंस को, चूँकि वो जो कलर्ड सब्सटेंस है वो इटसेल्फ क्या होता है, वो ऑक्सीडाइजेबल होता है, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन की जा सकती है। और आपको पता है कि जो विटामिन सी है इट इज आल्सो वर्क एज कोएंजाइम, मतलब वो ऑक्सीडेशन करता है, तो वो उस कलर सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके कलरलेस में कन्वर्ट कर देगा। एंड जब वहाँ पर वो सब्सटेंस कलरलेस हो जाएगा इनटू द डिपस्टिक, तो वो आपके लिए इंडिकेशन होगी कि विटामिन सी इज आल्सो प्रेजेंट। इसके अलावा हम लोग पीएच टेस्ट भी करते हैं। पीएच टेस्ट भी बड़ा सिंपल है, मतलब आपको एक कलर चेंजिंग सब्सटेंस जो कि पीएच के ऊपर अपना कलर चेंज करता है, फॉर एग्जांपल मिथाइलिन ब्लू फिनोफ्थलीन, उसको आपने बस उस यूरिन के अंदर डालना है, और मतलब अगर आप वहाँ पर जिस किस्म का कलर चेंज होगा आप वहाँ से बता देंगे भाई इसका कलर यूं चेंज हुआ है, तो मतलब ये शायद बेसिक एसिडिक हो सकता है। सो ये था आपके डिपस्टिक टेस्ट। अब आइए थोड़ी सी नज़र रखते हैं कि यार अगर एक चीज़ प्रेजेंट है आपकी यूरिन के अंदर तो इसका क्या मतलब हो सकता है। अगर आपकी यूरिन के अंदर ब्लड पॉजिटिव आ जाते हैं या अगर आपकी यूरिन के अंदर ब्लड मिलता है तो इसका मतलब होता है कि शायद आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो। इसके अलावा आपको किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, इसके अलावा आपको किडनी इन्फेक्शन हो सकता है, इसके अलावा आपका ग्लोमेरुलस विच इज़ द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन वो भी आपका डैमेज हो सकता है। मतलब ये तमाम की तमाम चीज़ें बहुत सारी हैं। इसके अलावा यानी अगर आपकी यूरिन में ब्लड है तो इसकी बहुत सारी डिफरेंट किस्म की वजूहत हो सकती हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो ये है कि आया तो आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है,
आपको किडनी इन्फेक्शन हो सकता है या फिर आपको आपका ग्लोमेरुलस डैमेज हो सकता है। आपके यूरिन में बिलीरुबिन प्रेजेंट है तो इट मीन्स दैट कि आपको जॉन्डिस हो सकता है, यानी पीलिया। पीलिया इज अ कंडीशन जहाँ पर आपका जो लिवर है वो सही से काम नहीं करता और आपके लिवर की जो एक्सेसिव मेटाबोलाइट्स होती हैं वो आपकी बॉडी में जमा होती रहती हैं, बिकॉज आपका गैल ब्लैडर आगे से बंद हो जाता है। इसके अलावा आपको हेपेटाइटिस भी हो सकता है अगर आपके यूरिन में बिलीरुबिन है, और आपको हेपेटिक डिजीज़ यानी लिवर डिजीज़ हो सकती हैं। यानी बिलीरुबिन असल में लिवर डिजीज़ को डिनोट कर रहा होता है। अगर अच्छा आपके अगर यूरिन में कीटोन बॉडीज़ हैं, कीटोन बॉडीज़ और ग्लूकोज को तो आपको सीधे सीधा पता लग जाता है कि अगर आपकी यूरिन में ग्लूकोज है तो मतलब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई है, यानी आपको डायबिटीज़ है। लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय कीटोन बॉडीज़? असल में कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं जब भी लिपिड कैटाबोलाइज होता है, यानी लिपिड एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ होता है, तो उस रिएक्शन में कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा, यानी कि कीटोन बॉडीज़ तब प्रोड्यूस हो रही हैं जब क्या हो रहा है, जब आपकी लिपिड कंज्यूम हो रही है एज ए एनर्जी सोर्स। और लिपिड कब कंज्यूम होगी एज ए एनर्जी सोर्स? जब आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल कम होगा। यानी कीटोन बॉडीज़ भी आपको आपका बता सकती हैं कि जो आपके पेशेंट है उसके अंदर ग्लूकोज रिलेटेड कोई डिजीज़ है, यानी उसको भी डायबिटीज़ का इशू हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके यूरिन में ल्यूकोसाइट हैं तो मतलब आपको यूटी इन्फेक्शन या फिर हीमोरेज है, मतलब आपकी किडनी के अंदर कोई ब्लड वेसल फट गई जिसकी वजह से जो ब्लड है, जो ल्यूकोसाइट्स हैं, जो सेल्स हैं वो लीक हो रहे हैं। अगर आपके यूरिन के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी की प्रेजेंस है तो इसका मतलब आपको स्कारवी यानी विटामिन सी की डिफिशिएंसी, मतलब आपकी बॉडी में विटामिन सी है तो लेकिन वो सही से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ सम डाइजेशन प्रॉब्लम। इसके अलावा आपको ये जो विटामिन सी की एक्सेसिव अमाउंट की डिटेक्शन है इनसाइड यूरिन, इट आल्सो डिटेक्ट्स कि आपको इम्यून सिस्टम का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। नाउ वन थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट द डिपस्टिक स्ट्रिप्स के बेसिकली जो स्ट्रिप्स होती हैं दो किस्म की होती हैं। एक वो होती हैं मतलब एक स्ट्रिप्स इस किस्म की होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए यूज़ होती हैं, जो कि सिंगल मतलब आप उससे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं उसकी प्रेजेंस को। लेकिन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ये मल्टी डायमेंशनल स्ट्रिप्स आप इनको कह सकते हैं, यानी कि आप एक स्ट्रिप से ही डिफरेंट किस्म के सबस्ट्रेट को, फॉर एग्जांपल जितने भी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किए हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पर ये जो आप डिफरेंट किस्म के कलर बॉक्सेज आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये तमाम के तमाम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को डिटेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल इसमें से एक ब्लड को डिटेक्ट कर रहा होगा, इसमें से एक बिलीरुबिन को डिटेक्ट कर रहा होगा, इसमें से एक ग्लूकोज को डिटेक्ट कर रहा होगा, इसमें से एक पीएच चेंज के लिए होगा। इसी तरह से ये तमाम की तमाम जो बॉक्सेज हैं स्मॉल स्मॉल, ये हर एक सबस्ट्रेट के लिए पर्टिकुलर है और वो उसको कलर चेंज के प्रोसेस से आपको डिटेक्ट करवा के देख सकते हैं। ठीक है, सो ये है मल्टी डायमेंशनल स्ट्रिप्स। ठीक है, अब आइए बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के ऊपर। आई नो कि ये जो डिस्कशन ये थोड़ी सी बोरिंग हो रही है, बट व्हाट टू डू हमें करना पड़ेगा। सो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने से पहले हमें एक बात याद रखनी है कि जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होती है ये हम लोग उसके अंदर एक चीज़ यूज़ करते हैं विच इज़ PHPF। यानी जब भी माइक्रोस्कोपिक आप एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए विच इज़ PHPF, यानी पर हाई पावर फील्ड। एक्चुअली व्हेन वी यूज्ड इन रिलेशन टू माइक्रोस्कोपी, यानी जब हम लोग माइक्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं तो पर हाई परफॉर्म पावर फील्ड ये असल में उस आपके ऑब्जेक्टिव के एज वी नो कि हमारे पास जो आपके पास आपकी माइक्रोस्कोप होती है उसके अंदर आपके दो लेंस होते हैं, एक को आप लोग कहते हैं आई पीस, एक के ऑब्जेक्टिव। सो ये पर हाई पावर फील्ड असल में उस ऑब्जेक्टिव की पावर होती है और ये ऑलमोस्ट 400 टाइम्स की होती है, यानी मैग्निफिकेशन पावर है। ये जो पर हाई पावर फील्ड है क्या है, ये मैग्निफिकेशन पावर है ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 400 टाइम्स। ठीक है, अच्छा अगर आप माइक्रोस्कोपी की बात करें ऑफ यूरिन, तो अगर आप जब यूरिन की माइक्रोस्कोपी किस तरह से करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक यूरिन सैंपल होगा, उसको आप लोग सेंट्रीफ्यूग करेंगे। सेंट्रीफ्यूग करने के बाद उसकी बन जाएगी सेंडिमेंटेशन। ठीक है, जब आप उसकी सेंडिमेंटेशन बन जाएगी तब आप उसको अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे। अगर ड्यूरिंग द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन अगर आपको ल्यूकोसाइट मिलते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। ठीक है, और अगर आपके यूरिन के अंदर आपको नजर आते हैं सुपरेटिव डिस्चार्ज, असल में सुपरेटिव डिस्चार्ज मींस के प्रेजेंस ऑफ पस सेल्स। पस सेल्स असल में कुछ नहीं होता, असल में पस सेल्स जो होते हैं वो डेड ल्यूकोसाइट होते हैं ना। और अगर आपके यूरिन के अंदर पस सेल्स नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको 3 कंडीशंस हो सकती हैं। आपको आया तो पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, यानी किडनी की इन्फेक्शन हो सकती है, आपको सिस्टाइटिस हो सकता है, आपको ब्लैडर की इन्फेक्शन हो सकती है, और आपको यूरेथ्राइटिस भी हो सकता है, यानी फिर आपको यूरेथ्रा की यानी जो आपकी यूरिनरी ट्यूब है उसके भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपके जो यूरिन है उसके अंदर आपके इरेथ्रोसाइट नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको हीमेटोयूरिया है, यानी आपके यूरिन के अंदर हीम
आयरन प्रेजेंट है। अच्छा, हीमेटोयूरिया इज मे बी ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। एक है हीमोग्लोबिनूरिया, यानी आपके यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन है विच इज़ अ पिगमेंट ना। अच्छा, या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि आपको प्रोफाइन यूरिया है, यानी अगर आप कुछ इस तरह के ड्रग्स ले रहे हैं अ, जिसका फंक्शन ये है कि वो आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन को बढ़ा रहे हैं, है ना। यानी आपके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम था, आपको डॉक्टर ने एक ड्रग प्रिस्क्राइब की विच एक्चुअली बूस्ट अप द हीमोग्लोबिन लेवल, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं प्रोफिनयूरिया। प्रोफिनयूरिया असल में उस कंडीशन का नाम है जिसमें बिकॉज ऑफ द ड्रग आपके यूरिन के अंदर क्या जाता है, एरिथ्रोसाइड आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके यूरिन के अंदर एपिथेलियल सेल्स हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि आपको इन्फ्लेमेशन हो गई है इनसाइड यूरिनरी ट्रैक, या फिर आपको लीजन फॉर्मेशन, यानी आपके यूरिनरी ट्रैक के अंदर छाले बन गए हैं, ठीक है। अच्छा, एक और वर्ड है उसको हम लोग कहते हैं सिस्ट सेल, यानी C-AST सेल्स। असल में ये जो C-AST सेल्स होते हैं ये एग्लूटिनेटेड प्रोटीन्स होते हैं, असल में एल्ब्यूमेंस के ख़ास तौर पे, और ये तब आपके यूरिन के अंदर आते हैं जब आया तो आपके जो यूरिन है उसके अंदर डिक्रीज्ड यूरिन फ्लो है, मतलब यूरिन कम जनरेट हो रहा है, और आया तो आपके किडनी के अंदर हाइपरटोनिसिटी, यानी आपके जो सॉल्ट कंसनट्रेशन है वो थोड़ी सी डिसबैलेंस हो गई, वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। अगर मज़ीद डिस्कस करें तो जो माइक्रोस्कोपी है उसके अंदर एक और आती है, वो है क्रिस्टल्स डिटेक्शन, क्रिस्टल्स माइक्रोस्कोपी, ठीक है। अगर आपके बॉडी के अंदर कुछ एक्सेसिव न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है, जब वो एक सेटाइन लेवल के से एक्सीड कर जाते हैं तो वो बन जाते हैं क्रिस्टल व्हेन दे कम्स इनसाइड द यूरिनरी ट्रैक, या फिर जब वो ब्लैडर में पहुंचते हैं, जब वो यूरिन बनते हैं तो फिर उनकी क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है। सो व्हाट इज क्रिस्टल? ड्यू टू एक्सेसिव रिलीज ऑफ नॉर्मल बॉडी न्यूट्रिशंस विच आर आइदर इटसेल्फ एक्सेसिव और बिकॉज ऑफ अ डिसऑर्डर वो आपके यूरिन में आ रहे हैं, मतलब आपके बॉडी के अंदर एक्सेसिव नहीं है लेकिन बिकॉज ऑफ सम डिसऑर्डर वो आपके यूरिन के अंदर हाई हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, सो अगर आपके यूरिन के अंदर क्रिस्टल है तो इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे क्रिस्टल यूरिया, यानी यूरिया के अंदर क्रिस्टल। क्रिस्टल इंडिकेट्स व्हाट? क्रिस्टल इंडिकेट्स किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी को भी डिनोट करता है अगर आपके माइक्रोस्कोपी में क्या आ रही हैं, क्रिस्टल्स आ रही हैं। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी एक थायराइड सिंड्रोम है, ठीक है। इसके अलावा गाउट्स डिजीज़ में आपके यूरिन के अंदर जो यूरिक एसिड है उसका लेवल बढ़ जाता है। अगर आपके जो यूरिन है उसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स हैं। अच्छा, हमें ये किस तरह से पता लगता है कि ये क्रिस्टल किसका है? उसके खास किस्म की मॉर्फोलॉजी होती है ना, मॉर्फोलॉजी को देख के हमें पता लग जाता है कि कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स हैं, ये अमोनियम क्रिस्टल्स हैं, ये मैग्नीशियम क्रिस्टल हैं, ये सिंपल कैल्शियम है, या फिर ये मिनरल क्रिस्टल हैं, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी को देख के हम लोग उसकी नेचर का पता लगा लेते हैं। अगर आपके यूरिन के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल ज़्यादा हो गए हैं, सो इट मीन्स दैट कि आपके अंदर प्रोस्थेटिक हाइपरट्रॉफी, यानी आपका जो प्रोस्थेटिक ग्लैंड है उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो सकता है, उसके साइज़ के इंक्रीज़, यानी अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर है तो उसकी वजह से भी आपके यूरिन के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट भी एक्सक्रीट कर सकता है। अगर आपके यूरिन के अंदर अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट वाले क्रिस्टल ज़्यादा हो गए तो इसका मतलब यह है कि आपको यूरिन स्टेटस हुआ हुआ है, यानी आपके यूरिन में आपको यूरिनेशन के प्रोसेस के थ्रू रिस्ट्रिक्शन हो रही है। यूरिन स्टेटस यानी रुका हुआ यूरिन, यानी आपको यूरिन करने में बहुत मुश्किल हो रही है। इट इंडिकेट्स कि आपके जो यूरिन है उसके अंदर क्या हो सकता है, वो असल में अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट की वजह से हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट आल्सो इंडिकेट कि आपको ब्लैडर क्रिस्टल भी हो सकता है। सो यहाँ तक हम लोगों ने डीपली डिस्कस किया कि व्हाट डू यू मीन बाय डिपस्टिक टेस्ट और व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। दैट्स इट, मतलब ऑलमोस्ट हो गया, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है वो है यूरिन सैम्पलिंग, कि यूरिन की जो सैम्पलिंग है वो कितनी किस्म की हो सकती है, वो कब कब लेनी है और वो क्या है। बस ये छोटे से टॉपिक को डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग टाटा बाय बाय कहेंगे, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इज रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग आप किसी भी वक्त ले सकते हैं, यानी एनी टाइम आपको यूरिनेशन आई उसी टाइम आपने सैंपल ले लिया, इट इज़ नॉन एज रैंडम सैम्पलिंग। इसके अलावा फास्टिंग सैम्पलिंग, यानी आपने 4 घंटे तक कुछ नहीं खाना, उसके बाद आपको जो सेकेंड टाइम यूरिन आएगा 4 घंटे तक आप भूखे रहे और 4 घंटे के बाद आपको यूरिन आया, वो नहीं, जब वो पहले के बाद जो दूसरा यूरिन आया जिसको आप लोग सेकेंडरी यूरिन कहते हैं, वो होता है फास्टिंग सैम्पलिंग, ठीक है। इसके अलावा 24 आवर सैम्पलिंग, इसमें आप लोग क्या करते हैं कि 24 घंटे तक आपको जितनी भी यूरिनेशन आ रही होती है उन सब का थोड़ा थोड़ा सैंपल आप कलेक्ट करते हैं डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर, ठीक है। एक ही में नहीं, वरना वो सारा मिक्स हो जाएगा और सारी मेहनत ज़ाया, ठीक है। और एक है मॉर्निंग सैम्पलिंग। मॉर्निंग सैम्पलिंग में आप लोग यूरिन सैंपल लेते हैं आफ्टर सुबह उठने के बाद, और यहाँ पर भी
बगैर कुछ खाए पिए आपने ये सैंपल लेना है, और यहाँ पर भी आपका सेकेंडरी यूरिन होगा, यानी सुबह उठे फर्स्ट टाइम आप वॉशरूम से होके आए, वो वाला यूरिन नहीं, जब सेकेंड टाइम आपको हाजत आएगी यूरिन की तो वो वाला यूरिन आपने कलेक्ट करना है। फिर है आपका मिड स्ट्रीम सैम्पलिंग। असल में इस सैम्पलिंग के अंदर आप लोग ड्यूरिंग द मिड डे टाइम, यानी नॉर्मली 12 से लेकर 4 बजे के दरमियान जब आप खाना खा चुके होंगे दोपहर का, तो उसके बाद जो आपकी यूरिनेशन होगी उसको आप लोग कहेंगे मिड स्ट्रीम सैम्पलिंग। इसके अलावा है आपका क्लीन कैच सैम्पलिंग। असल में ये इस तरह का यूरिन सैंपल होता है जिसमें हम लोग अपने पेशेंट को कहते हैं कि वो अपना यूरिनरी ऑर्गन क्लीन करे अच्छी तरह से वाया वाटर, ठीक है, और फिर वो अपना यूरिन सैंपल उस कंटेनर में डाले, ठीक है। सो दिस वाज इट विद आल्सो यूरिन सैम्पलिंग आल्सो, एंड आई होप सो कि बहुत ही जो ड्राई लेक्चर था आपको इससे थोड़ा सा फ़ायदा हुआ होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।